दोस्तों, अपना घर होना आज के समय में हर एक का एक सपना होता है। लेकिन ये सपना हर एक का पूरा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कभी कभी आपका सपना पल भर में सच भी कर देती है। ऐसा ही कुछ होता है एक महिला के साथ में, जो रोज़ की तरह भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकल पड़ती है। वो एक घर में भीख मांगती है और वहाँ से भीख लेने के बाद कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही पल में वो उस घर की मालकिन बन जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक भीख मांगने वाली एक घर की मालकिन बन जाती है? और दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली कहानी आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के गया ज़िले से, जहाँ पर अक्सर भीख मांगने वाले आप देख सकते हैं। इसमें से ही एक महिला होती है जो रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों से भीख मांग रही थी। काफ़ी देर भीख मांगने के बाद भी कोई उसे भीख नहीं देता, तो वो सोचती है कि क्यों ना किसी घरों में जाके या गली मोहल्ले में जाके भीख मांगी जाए, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। वो वहाँ जाती है और कहती है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिर में वो एक घर पहुँचती है और उम्मीद करती है कि शायद यहाँ से तो मुझे कुछ मिल जाएगा। इसके बाद वो घर का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर ही चीज़ बोलती है कि कोई मुझे खाने को दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर दरवाज़ा खटखटाती है, फिर बोलती है, तब भी आवाज़ नहीं आती। वो तीसरी बार भी दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसा कई बार करने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो भीख मांगने वाली महिला वहाँ से लौट के वापस जाने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि हाँ, कौन है? और इसके बाद वो बाहर की तरफ आने लगता है। ये महिला सुनने के बाद जो जा रही थी, वो वापस आती है और कहती है कि साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब जैसे ही वो महिला के चेहरे को आदमी देखता है, जिसका नाम दीपक होता है, वो कुछ सोच में पड़ जाता है। महिला उसके पास आती है, कहती है कि साहब, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन दीपक लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। महिला थोड़ा सा असमझ में पड़ जाती है, कहती है कि साहब, क्या हुआ, कुछ खाने को दे दो। तो दीपक है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनकर महिला बिकारन बोलती है कि साहब, देखा होगा कहीं लाल बत्ती पे भीख मांगते हुए, कहीं गली मोहल्ले में। हम तो भीख मांगने वाले हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दीपक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा है। महिला इस चीज़ को इनकार करती है और फिर बोलती है कि साहब, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे नहीं पता आपने कहाँ देखा है। इसके बाद दीपक को सोचता हुआ घर की तरफ जाने लगता है ताकि इसे कुछ दे सके। तभी उसे ध्यान आता है और वो मुड़ के कहता है, तुम कविता की सहेली नेहा हो ना? ये सुनने के बाद उस महिला के चेहरे का रंग उतर जाता है और वो घूम के वापस जाने लगती है। लेकिन दीपक फिर उस महिला के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, मैंने सही पहचाना ना, तुम कविता की सहेली नेहा हो ना? इसके बाद वो सर झुकाते हुए कहती है कि हाँ, मैं उसकी सहेली नेहा ही हूँ और शायद आप कविता के पति हो ना? दीपक कहते हाँ, मैं दीपक ही हूँ। अब नेहा और दीपक एक दूसरे को देखने लगते। वो उसे देख के बड़ा दुखी होता है, कहता है कि ये क्या हाल बना लिया, तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है। कहता चलो कोई बात नहीं, तुम घर चलो। इसके बाद नेहा बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि अच्छा, कविता कहाँ है? तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद वो नेहा को घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उसे खाने के लिए बहुत सारा खाना देता है, क्योंकि नेहा काफ़ी भूखी थी, वो लगातार खाना खाए जा रही थी। फिर उसके बाद वो बताता है कि कविता यहाँ पे नहीं है। नेहा खाना छोड़ देती है और पूछती है कि आखिर कविता कहाँ गई? उसने बताया कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं पहले अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, दरअसल क्या था, जब नेहा आखिर दीपक को इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि पहले जब उसकी शादी हुई थी और अक्सर दीपक और कविता अपने घर आया करते थे और नेहा वहाँ पे उनसे मिला करती थी, तब दीपक देखने में बहुत ही साधारण और सीधा साधा लगता था। बहुत दुबला पतला था, लेकिन आज के टाइम में उसकी लुक पूरी तरह से बदल गई थी। वो देखने में, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, जैसे जिम में जाने वाला कोई इंसान हो। उसने स्टाइलिश दाढ़ी रख ली थी, बालों की सेटिंग हो गई थी, मानो कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये वो कल वाला दीपक हो। इसके बाद दीपक नेहा को बताना शुरू करता है कि
जैसा कि तुम जानते हो कि जब मैं आता था तब मिलता था, अच्छा नहीं था। कविता को मैं शुरू से ही पसंद नहीं था। वो मेरी लुक को लेकर हमेशा मुझे ताने देती थी। उसके कॉलेज टाइम से ही किसी से प्रेम प्रसंग था और वो चाहती थी कि उसकी शादी उसी से ही हो जाए। मेरे काफ़ी समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और आखिर एक दिन उसने मुझे छोड़ा और उसके साथ कहीं भाग गई। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। माता पिता का मेरे बहुत पहले निधन हो गया था और यहाँ पर सिर्फ मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। हम दोनों भाई ही इस घर में अब रहते हैं। ये सुनने के बाद उसे बड़ा दुख होता है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि कविता ने ऐसा किया। लेकिन तभी दीपक कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ नेहा, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम्हारा तो अच्छा खासा घर परिवार था, फिर तुम्हारा ये दशा कैसे हुआ? इसके बाद नेहा बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी तब कुछ ठीक था। काफ़ी शुरू में लगभग साल भर सब कुछ सही रहा, लेकिन इसी बीच मेरे पति की एक सरकारी जॉब लग जाती है एक अच्छी सी कंपनी में, जल विभाग के अंदर। इसके बाद उन लोगों का मेरे प्रति बर्ताव बदल जाता है। कभी वो पैसे की डिमांड करते, कभी किसी चीज़ की करते। मुझे तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। अब तुम जानते हो कि मेरे माता पिता की हालत इतनी नहीं थी कि वो उन्हें कुछ दे सकें, और वो लोग सिर्फ मुझे किसी भी तरीके से घर से भगाना चाहते थे। आखिरकार मैं एक दिन वहाँ से घर से आ ही गई। उन्होंने मुझे इतना परेशान किया। इसके बाद हम लोगों की तलाक हो जाती है और फिर मैं अपने घर में ही अपने भैया भाभी के साथ रहने लगती हूँ और अपने माता पिता। कुछ टाइम के बाद माता पिता का निधन होते ही के साथ ही मेरे भैया भाभी को मैं बोझ लगने लगती हूँ। वो मुझ पर तरह तरह के जुल्म करते, मुझे तरह तरह के ताने मारते। आखिरकार एक दिन हार के मैंने तय किया कि मैं कुछ काम करूँगी। इसके बाद मैं काम करने की तलाश में निकली, लेकिन बाहर निकलते ही क्योंकि लोगों को पता था कि मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ, इसलिए मुझ पर तरह तरह की निगाहें रखने लगे, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। मैंने वो काम करना छोड़ दिया जो मैं छोटी मोटी नौकरी करती थी। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना किसी के घर में जाकर मैं कुछ साफ़ सफाई का काम करूं, क्योंकि घर परिवार होगा तो शायद लोग मुझ पर बुरी निगाह ना रखें। इसके बाद मैं घर पर भी काम करने लगी, लेकिन लोगों के सोचने का नज़रिया नहीं बदला। अब तो जो महिलाएं भी घर की होती थी वो भी ये सोचते थे कि शायद उनके घर के जो पुरुष हैं मैं उन पर डोरे डाल रही हूँ, जिसके कारण अब मैं घरों में भी काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार मैंने थक हार के ये सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद मैंने अपना भी घर छोड़ दिया, क्योंकि लगातार भैया भाभी मुझे तंग करते थे। और इसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं भीख मांग के ही अपना गुजारा करूँगी। उसके बाद अब मैं सड़कों पे भीख मांगती हूँ और मेरी ऐसी हालत देख के कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता, और एक किराए की कुटिया लेकर मैं अब उसमें रह के अपना जीवन बिता रही हूँ। इतना सुनने के बाद दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुन के। उधर नेहा भी ये बात सुन के रो रही थी। वो ना सिर्फ अपने गम को बल्कि दीपक को भी देख के भी उसे बहुत अफसोस होता है। खाना खाने के बाद जैसे ही नेहा जाने के लिए कहती है, दीपक कहता है कि देखो, तुम्हारा अब तो कोई सहारा है नहीं और तुम ना जाने समाज में अब किस तरीके से रहोगी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो और मैं तुम्हारे रहने खाने और कुछ काम वगैरह का इंतज़ाम करवा सकता हूँ। इतना सुनने के बाद नेहा खुश हो जाती है, क्योंकि नेहा की और दीपक की पहले बहुत पटती थी। अक्सर नेहा और दीपक बहुत बातें भी किया करते थे। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, और वो रुक जाती है। इसके बाद दीपक कहता है कि मैं थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। इसी बीच नेहा कहती है कि ठीक है, इतने में घर जो है इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ, और वो उसको घर को ठीक करने लगती है। इसी बीच जो दीपक का छोटा भाई था वो घर वापस आ जाता है। वो आते ही देखता है कि कोई महिला उनके घर पे कुछ साफ सफाई कर रही है। वो देखते ही बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, निकलो मेरे घर से बाहर। हालांकि नेहा भी दीपक के छोटे भाई को नहीं पहचानती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। दीपक का छोटा भाई नेहा को घसीट के बाहर निकालने लगता है, लेकिन इसी बीच दीपक वापस आ जाता है और वो अपने छोटे भाई को सारी बात बता देता है। जिसके बाद छोटा भाई चुप हो जाता है, लेकिन छोटा भाई फिर भी उसको पसंद नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बड़े भाई के कहने के बाद दीपक का छोटा भाई चुप हो जाता है और इस तरह से वो अब उस घर में रहने लगती है। वो जल्दी खाना पीना और दूसरे इंतज़ाम करने लगती है, जिसके बाद दीपक का छोटा भाई भी अब उसके प्रति जो देखने का नज़रिया था वो बदल गया था। वो भी उसे अब सम्मान देने लगा था।
लेकिन इसी बीच गांव में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि दीपक और उसका भाई दोनों जवान थे और जवान घर में एक औरत का आके रहना, वो भी अनजान का, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। अक्सर लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि इन लोगों का क्या रिश्ता है। दोनों भाई अपने लिए एक महिला को लाके घर पे रखा हुआ, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा। जल्द ही ये बात प्रधान जी के पास तक पहुंचती है। प्रधान जी ये बात सुनने के बाद बहुत गुस्सा होते हैं और वो जल्दी पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में दीपक को, दीपक के छोटे भाई और उस महिला को बुलाया जाता है। इसके बाद दीपक से वजह पूछी जाती है कि ये महिला इस तरह से आपके साथ क्यों रह रही है, जबकि आपकी तो कोई शादी भी नहीं हुई और ना ही ये आपकी कोई रिश्ते में लगती है। इसके बाद दीपक उसकी पूरी कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनने के बाद वहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस बात में, दर्द में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसे फिर भी नहीं हो सकता कि ये तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है। इसके बाद वो जो पंचायत होती है वो तय करती है कि आप इसे यहाँ से कहीं और भेज दोगे। तभी दीपक का छोटा भाई, जो अब नेहा से बहुत ज़्यादा लगाव करने लगता है, वो अपने भाई से कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि नेहा हमेशा हमारे साथ रहे। दोस्तों, काफ़ी समय से नेहा के और दीपक के मन में ये चल रहा था कि शायद अब वो नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं, वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन शर्म से और कुछ और कारणों से वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। आखिरकार आज जब उसके छोटे भाई ने ये शुरुआत की तो दीपक नेहा से कहता है कि नेहा, तुमने भी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, मैंने भी बहुत दुख झेले हैं। अगर तुम चाहो तो अब उस दुनिया को छोड़कर हम एक खुशी की दुनिया में चल सकते हैं। तुम चाहो तो हमेशा मेरे घर रह सकती हो मेरी पत्नी बनकर, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन या कोई विरोध ना हो तो। इतना सुनने के बाद नेहा रोने लगती है और कहती है कि क्या पता कल को तुम्हारी पत्नी वापस आ गई और तुम फिर मुझे घर से निकाल दो और मैं फिर ज़िंदगी में वो दोबारा दर्द सहूँ। एक बार सह लिया, दोबारा नहीं सह सकती। हालांकि दीपक और फिर दूसरे गांव के जो सरपंच थे और दूसरे लोग थे, क्योंकि ऐसे कामों में अक्सर वो लोग सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो इस तरीके का नेक काम होता है। वो सब समझाते हैं कि इसकी तलाक हो गई है और वो वापस नहीं आएंगे और अब तुम इस गांव की बेटी हो और हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद नेहा खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। प्रधान बोलता है कि इसका कन्यादान मैं करूँगा, ये आज से हमारी बेटी हुई। इसके बाद माहौल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। प्रधान कहते हैं कि हम इसकी शादी आज ही शाम मंदिर में कर देंगे बिना किसी देरी के। इसके बाद शाम को ही नेहा की और दीपक की शादी कर दी जाती है। इसके बाद दोनों घर में रहने लगते हैं और साथ में उनका भाई, ये तीन मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जल्द ही उनके घर में एक खुशियों भरा पल आता है जब उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। दोस्तों, इसके बाद हाँ कि हमेशा वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे नेहा के बारे में, क्या कहना चाहेंगे दीपक के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे दीपक के छोटे के भाई के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।